नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल बचा है और इसी साल ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी चारों तरफ से मुसीबतों में, बड़ी मुसीबतों में घिरते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आजकल वो इन साहब के अडानी जी के चक्कर में फंसे हुए हैं। अडानी जी पर जिस तरह घपले के आरोप लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी के दामन में दाग लगा है, साख पर बट्टा लगा है। लेकिन अडानी से भी कहीं बड़ी चुनौती, अडानी से भी कहीं बड़ी मुसीबत ये साहब बन रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार, द नीतीश फैक्टर। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि मोदी जी के लिए नीतीश कुमार इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गए? अब यूं तो कारण बहुत हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख कारण हैं उसमें से पहला कारण यह है कि नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, जो एमएलएज हैं, लाख कोशिश करके मोदी जी या अमित शाह जो चाणक्य हैं बीजेपी के, वो नीतीश कुमार के विधायक तोड़ नहीं पा रहे, उनकी बोली नहीं लगा पा रहे, उनकी खरीद फरोख्त नहीं हो पा रही। अब पता नहीं ये क्या तासीर है बिहार की, झारखंड की, कि बहुत कोशिशें करी अमित शाह ने, चाणक्य ने, लेकिन ना हेमंत सोरेन के झारखंड में विधायक टूटे, ना नीतीश कुमार के जेडीयू से विधायक टूटे। एक आध कोई खिसक जाए तो खिसक जाए, लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक तोड़े, जिस तरह से कर्नाटक में विधायक टूटे, या जिस तरह से महाराष्ट्र में विधायक टूटे, जिस स्केल पर, जिस पैमाने पर, यहां पर कामयाबी नहीं मिली। तो एक कारण तो ये है, पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि नीतीश को कमजोर करने के लिए, नीतीश की घेराबंदी करने के लिए, उन पर फंदा डालने के लिए, जो अमूमन चाणक्य करते हैं, अमित शाह करते हैं, यानी ईडी को छोड़ देना, सीबीआई को छोड़ देना, इनकम टैक्स के छापे पड़वा लेना, कहीं ना कहीं मुकदमे में घेरना, नीतीश कुमार पर यह दांव भी नहीं चल पा रहा। और उसकी वजह यह हो सकती है कि नीतीश कुमार के पास कोई अडानी नहीं है, नीतीश कुमार अडानी के किसी जहाज से चलते नहीं, उड़ते नहीं, और नीतीश कुमार के पास कोई थैली खोलने वाला कोई अंबानी भी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जहां नीतीश कुमार की साख कम से कम बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स की नज़र में, एजेंसियों की नज़र में कहीं ज़्यादा पाक है, कहीं ज़्यादा पारदर्शी है, कहीं ज़्यादा उनकी साख मोदी से भी बेहतर है, जहाँ तक कैपिटलिस्ट का बात है, जहाँ पर आप कह सकते हैं धन्ना सेठों से साठ गांठ की बात है, ज़्यादा बेहतर है। तो सीबीआई और ईडी इसका दांव भी चल नहीं पा रहा, और चाणक्य बार बार पटना में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं फेल हो रहे हैं। अब अगर नेता ईमानदार हो और उसकी टीम मजबूत हो, तो ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी है, ये मोदी जी को पसंद नहीं आती विपक्ष के नेताओं में। लेकिन एक नया डर, दोस्तों, एक नया डर मोदी जी के सामने आ रहा है, और ये जो नया डर है जिससे मोदी जी आजकल थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा चुनाव का आखिरी साल है, 2024 में सुपर फाइनल है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे कि नहीं। तो ये जो चुनावी साल है, उसमें मोदी जी को जो उनका सबसे बड़ा नया डर मैं कहूँ वो ये है कि उनको लगता है कि कहीं नीतीश कुमार बिहार की सरहद लांघ के उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में अखिलेश यादव से हाथ ना मिला लें। तो ये जो ओबीसी प्लस ओबीसी अगर ये जुड़ गए तो फिर हिंदुत्व के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। तो मोदी जी चाहते हैं कि हर कीमत पर ये अखिलेश और नीतीश कुमार में दोस्ती ना हो। हालांकि दोनों में बातचीत होती है, अखिलेश और नीतीश में, लेकिन कोशिश ये है कि जिस तरह से सपा बसपा में गठबंधन बाद में नहीं होने दिया, दरारें डाल दी, वो चाहते हैं कि अखिलेश और नीतीश ना मिले। अब हालांकि मोदी जी ने फिर एक दांव खेला है, तरकश से तीर निकाला है, और मुलायम सिंह यादव को उन्होंने इस बार पद्म विभूषण दे दिया है अखिलेश को खुश करने के लिए। लेकिन अखिलेश ऐसी बातों में आने वाले नहीं हैं। बहरहाल अखिलेश पर हम बात करेंगे, अखिलेश और नीतीश कुमार के बीच में क्या समीकरण बनने जा रहे हैं और क्या गुल खिलाएंगे और किस तरह से वो मोदी के सपनों पर पानी फिर सकते हैं, इस पर मैं आने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक गणित और समझ लीजिए, एक ऐसी गणित जो मोदी की गिनती को, 2024 की गिनती को और कमजोर कर रही है।
अब दोस्तों कुछ देर के लिए कांग्रेस को थोड़ा अलग रख देते हैं, ममता बनर्जी को भी अलग रख देते हैं, दक्षिण में केसीआर को अलग रख देते हैं, तमिलनाडु और केरल को अलग रख देते हैं। हम कुछ हिंदी पट्टी की बात करते हैं जहां पर मोदी जी ने पिछली बार स्वीप किया था, और इस हिंदी पट्टी में महाराष्ट्र भी जोड़ देते हैं। तब जो एक मानचित्र बनता है, मैं चाहता हूं वो मानचित्र उस पॉलिटिकल मैप पर जरा आप गौर करें, क्योंकि इसी गिनती में मोदी जी का एक और डर छुपा हुआ है। और अगर आप ये मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जो आज की तारीख में मोदी के एक और दुश्मन हैं, राजनीतिक शत्रु हैं, वो महाराष्ट्र में है और वहाँ पर 48 सीटें हैं लोकसभा की। 48 फिगर पे ध्यान दीजिएगा, 48 पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ आएँ, और अखिलेश बड़ी मजबूत बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मैनपुरी में चुनाव जीता और खतौली में चुनाव जीता, और आप कह सकते हैं सरप्राइज़ दिया उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, वहाँ पर 80 सीटें हैं। और प्रिंसिपल अपोनेंट जो हैं बीजेपी के, वो अखिलेश यादव है। बहुत कुछ अखिलेश के कंधों पर है। मोदी जी का रास्ता पूरा होगा, मंजिल पूरी होगी कि नहीं, अखिलेश के ऊपर दारोमदार है। मैं अखिलेश पर भी आऊँगा। और अगर थोड़ा सा आप बिहार देखें तो 40 सीटें यहाँ हैं और बड़ी मजबूत बैटिंग नीतीश और तेजस्वी कर रहे हैं। उधर हेमंत सोरेन अगर झारखंड में आए, थोड़ा सा बिहार से सटा हुआ, 14 सीटें। अब ये जो सीटें हैं कुल मिलकर 80, 40, 14 और 48, ये जो फिगर है ये 180 के ऊपर पहुंचता है। 182, सोचिए 182, वो 182 जहां मोदी ने सबसे बड़ा खेल किया था। और यही गिनती गड़बड़ा रही है, क्योंकि नीतीश उद्धव ठाकरे से भी बात कर रहे हैं, शरद पवार से भी बात कर रहे हैं, अखिलेश से भी बात कर रहे हैं, तेजस्वी उनके साथ हैं, हेमंत सोरेन उनके साथ ऑलरेडी हैं। और यहाँ पर जिस तरह की फील्डिंग, जिस तरह के जो आप कह सकते हैं मोहरे सजाने जा रहे हैं राजनीतिक बिसात पर 2024 के नीतीश कुमार, वो एक ऐसी बिसात है कि मोदी अभी से उनकी नींद उड़ गई है, अभी चुनाव में जबकि 12-13 महीने बाकी हैं। अब दोस्तों एक नया समीकरण देख लेते हैं जिसको लेकर वाकई आरएसएस भी घबराई है, बीजेपी तो घबराई है ही, आरएसएस भी घबराई है। और वो है जातिगत जनगणना, यानी जिन हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाने की आरएसएस बीजेपी कोशिश कर रही है, उसी के अंदर सेंधमारी करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। मंडल कमंडल की जो बात है, जो राजनीति है, और इसमें जो जातिगत जनगणना है ये शुरू हो चुकी है, अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नए समीकरण बनना शुरू होंगे, जिसकी आंच उत्तर प्रदेश में भी आएगी, जिसकी आंच मध्य प्रदेश में भी आएगी, और भी बाकी प्रदेशों में आएगी। अब ये है क्या, इससे बीजेपी घबराई क्यों है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की 10 सेकंड में। अगर आप देखें कि 2014 के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था अमित शाह और मोदी का, ये अपर कास्ट यानी क्षत्रिय, पंडित, वैश्य, बनिया और कायस्थ और भूमिहार और त्यागी, इन सबको इकट्ठा करके अपर कास्ट के साथ साथ इन्होंने बैकवर्ड्स भी जोड़ दिए। और बैकवर्ड्स में जितनी जातियां थीं, सिर्फ यादव ही नहीं, कुशवाहा भी नहीं, मौर्य नहीं, जितने भी थे, इन बैकवर्ड्स को और अपर कास्ट को, दोनों को जोड़ के जो एक हिंदू सॉलिडेरिटी की बात थी, 20+40%, और फिर दलित को भी लेके आए, इसमें सेंधमारी करने जा रही है ये जातिगत जनगणना। आप यूं कह सकते हैं जो 40% का जो चंक है ओबीसी का, जो किंग मेकर है, इसी में खेल होने जा रहा है, जिसका इंतजार अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, जिसका इंतजार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं। ये जो गिनती आएगी वो एक नया उबाल लेके आएगी, कम से कम हिंदी पट्टी में, हिंदी हार्टलैंड में। उससे एक तो मोदी जी डरे हुए हैं, और दूसरी चीज़, अगर आप ओबीसी को हटा दीजिए या जातिगत जनगणना को हटा दीजिए, तो हिंदी बेल्ट में एक और चुनौती नीतीश कुमार ये दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का वहाँ पर असर है। और नीतीश कुमार ने जो टीम खड़ी कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले भी कहा तेजस्वी भी हैं, उसमें अखिलेश यादव भी हैं, उसमें जयंत चौधरी भी हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते भी हैं, उसमें हेमंत सोरेन भी हैं, कई बड़े नेता हैं अलग अलग इलाकों से। ये जो साथ में रथ बना रहे हैं नीतीश कुमार का, ये रथ भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मोदी जी को कहीं छाती पे ना चढ़ जाए। अब दोस्तों नीतीश कुमार क्योंकि इंजीनियर हैं तो मैथमेटिक्स जानते हैं, तो उनकी जो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है और पॉलिटिकल केमिस्ट्री, यानी मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री, जिसका मैं जिक्र पहले भी मैंने किया है, ये क्या गुल खिलाने जा रही है,
ये क्या असर डालने जा रही है? नीतीश कुमार कौन सा खेल करने जा रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी में खलबली है? मुझे लगता है सबसे बेहतर ये होगा कि हम बिहार का भी एक इनपुट लें, बिहार में ग्राउंड जीरो से हम इनपुट लें। तो चलते हैं सीधे स्टार संवाददाता अभिषेक कुमार के पास। जहां तक मोदी को रोकने की बात है, मोदी को तीसरी बार शपथ से रोकने की बात है, तो नीतीश फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है अभिषेक? नीतीश फैक्टर दीपक जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति पर आप नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार हमेशा प्रतीकों की राजनीति करते रहे। जाति जनगणना भी उनका एक प्रतीक है। विपक्षी एकता के सूत्रधार होने और मंडल पॉलिटिक्स के सबसे सीनियर नेता होने की वजह से उस लीगेसी पर जो उनकी दावेदारी है वो भी उनके लिए एक प्रतीक है। और इन सब प्रतीकों के सहारे नरेंद्र मोदी का जो पिछड़ा नेतृत्व, पिछड़े वर्ग का उनका जो कार्ड है, उस कार्ड को चुनौती मिलती दिख रही है। और जब उस कार्ड को ही चुनौती मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कमंडल के अंदर जो मंडल घुसाने का प्रयोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर किया था, वो प्रयोग फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, मेरी अभी एक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी बिहार में। उनका ये कहना है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं, इस बार बीजेपी अपने दम पर तकरीबन, ये वो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, 25 सीटें वो कम से कम बीजेपी लेके जाएगी और नीतीश कुमार और तेजस्वी के समीकरण को ध्वस्त करेगी। और ये जो 25 सीटें हैं, ये बाकायदा आइडेंटिफाई कर ली हैं अमित शाह ने, और अमित शाह आने वाले कुछ महीनों में इन्हीं 25 सीटों के इर्द गिर्द जो इनके उम्मीदवार हैं, जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय, उन सब पर फोकस करेंगे। अभी जो 25 सीटों की बात हो रही है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपके पास सारा फीडबैक है हर कंस्टिट्यूएंसी का। ये जो 25 सीटों की बात है, इसमें कितना दम है? देखिए, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती है कि हम चुनाव हार रहे हैं। वो हमेशा अपने दावे, बड़े बड़े दावे करते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं मिशन 200 प्लस का नारा देते हैं किसी विधानसभा में, यूपी में 80 प्लस का नारा इन्होंने दे रखा है, बिहार में भी 25 प्लस का नारा दे रखा है। इसमें कुछ नया नहीं है। जब विधानसभा चुनाव ये हारे थे 2015 वाला, उसमें इन्होंने 185 प्लस का नारा दिया था, मिशन 185 प्लस। तो उस तरह के नारे बीजेपी देती रहती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, उस ग्राउंड रियलिटी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना वोट बहुत कम है। आप एक उदाहरण बता दीजिए जब बिना किसी पोटेंशियल अलायंस पार्टनर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेट फाइट में परफॉर्म कर पाई हो। कभी वोटों की काटा काटी हो जाए, ट्रायंगुलर फाइट हो जाए तो अलग बात है। स्ट्रेट फाइट में कभी बीजेपी, सीधी लड़ाई में कभी बीजेपी भारी पड़ पाई हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। क्योंकि न तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है, न ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई सियासी समीकरण है। पटना के जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका क्या फिलहाल दावा चल रहा है पटना में? वो क्या कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए लोकसभा का, मान लीजिए, तो 40 में से कितनी सीट तेजस्वी और नीतीश कुमार ले आएंगे? पटना में तो चर्चा यही चल रही है कि सी वोटर ने महागठबंधन को अपने प्रोजेक्शन में सीटें देने में कंजूसी की है। सी वोटर ने 25 सीटें शायद दी है महागठबंधन को और 15 सीटें छोड़ दी हैं एनडीए के खाते में। एनडीए मतलब अकेले बीजेपी नहीं, इंक्लूडिंग चिराग पासवान और जो भी पोटेंशियल हो सकते हैं। लेकिन 25 सीटें जब सी वोटर, इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे आ रहा है, उसमें 25 सीटें महागठबंधन को मिल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महागठबंधन सामाजिक समीकरण के मामले में बिहार में वोटों की ताकत के मामले में कितना मजबूत है। और यदि आपका कहना है कि दीपक जी, अगर ये नहीं होता तो आप सोच नहीं सकते थे। ज्योति बसु को यदि छोड़ दीजिए 34 साल के बंगाल में लेफ्ट शासन को, 33 साल से साहब बिहार में चल रही है जनता दल की सरकार। जनता दल परिवार की 33 आपका ये कहना है कि अगर गोदी मीडिया, अगर सरकार की मीडिया उस सी वोटर जैसी एजेंसी जिसमें यशवंत देशमुख हैं, जिनका बीजेपी से बहुत क्लोज रिलेशंस भी हैं, अगर वो 25 सीटें नीतीश बाबू को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये गिनती आगे जा सकती है। लेकिन मैं एक दूसरे सवाल पर आ रहा हूं, और वो सवाल है अखिलेश और नीतीश फैक्टर का। मैं अखिलेश का नाम जोड़ रहा हूं क्योंकि अखिलेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मोदी की विजय यात्रा को तीसरी बार अगर रोकना है तो अखिलेश का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अखिलेश, जैसा सब जानते हैं कि लालू यादव के परिवार से उनकी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, संबंध है उनके।
आपको लगता है कि अखिलेश और नीतीश अल्टीमेटली आखिरकार ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, और अगर ये आते हैं तो फिर ओबीसी की जो राजनीति हो रही है यूपी में और बिहार में, वो कहीं ना कहीं गजब ढा देगी भाजपा पे? एक चीज तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अखिलेश यादव को ही लड़नी है। यह भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वोट लाने के बावजूद अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव हारे हैं। यह भी स्पष्ट है कि जिन इलाकों में अखिलेश यादव को एक तरफा सफलता मिली है, अब बाराबंकी से लेकर बलिया तक आप चले जाइए, पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद जो सफलता अखिलेश यादव की पार्टी को मिली है, उसमें ओम प्रकाश राजभर के वोटों का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब राजभर उनके साथ नहीं है। ऐसे में जो पोजीशन पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन की थी, उस पोजीशन को लोकसभा के मामले में अगर आप देखें उस परिप्रेक्ष्य में, तो तकरीबन 25 लोकसभा सीटें होती है। तो उस पोजीशन को भी यदि बरकरार रखना है विधानसभा वाली स्थिति को, तब भी नीतीश कुमार की जरूरत है। दूसरे वोटों को, जो जाति जनगणना के मुद्दे को से सहानुभूति रखने वाला जो फैक्टर है, जो सोसाइटी का सेक्शन है, उस सेक्शन को यदि अखिलेश यादव को अपने साथ लाना है, जिसका कहीं ना कहीं काफी हद तक भगवाकरण हुआ है, ये बात सही है, उसको भी यदि वापस लाना है, तब भी नीतीश कुमार के चेहरे का सिंबॉलिक रूप से अखिलेश यादव के साथ रहना जरूरी है। तो इन सब परिस्थितियों में आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे यूपी के मामले में, और वही तय करेंगे कि नीतीश कुमार उनके साथ आएंगे या नीतीश कुमार उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। रही बात बिहार की, अखिलेश यादव बिहार में जाकर नीतीश कुमार को कुछ भी मदद करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जरूर अखिलेश यादव के सीटों को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी ज्यादा फर्क नीतीश कुमार डाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी की सीटों पर डाल सकते हैं। तो इस मामले में अखिलेश यादव ही अंत में क्या फैसला लेंगे उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल का रुख बहुत स्पष्ट नजर नहीं आता है। आपको लगता है कि ये जो जातिगत जनगणना की जो गिनती है, जो कह रहे हैं कि अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, तो अगर अप्रैल तक ये गिनती पूरी होती है, उधर कर्नाटक में चुनाव भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि जो जनता दल देवगौड़ा है, जेडीएस जिसे कहते हैं, वो अगर विलय कर ले नीतीश बाबू के जनता दल यूनाइटेड से, और फिर इनको वो जो पुराना सिंबल चक्र था वो मिल जाए, तो एक तरफ कई पार्टियां, समाजवादी पार्टी एक छतरी के नीचे आ जाएं, और उधर ये ओबीसी की जो गिनती है, जातिगत जनगणना है, ये जो ओबीसी फैक्टर है, ये जातिगत जनगणना से, कास्ट बेस्ड सेंसस से, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता है। उसके बाद एक ऐसा माहौल होगा जब मशाल लेकर नीतीश बाबू बिहार से आगे बढ़ जाएंगे। और क्या आपको लगता है कि नीतीश बाबू जब बिहार से आगे बढ़ेंगे तो चाहे वो हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर जयंत चौधरी हो, इस तरह के जो हिंदी पट्टी के बड़े युवा चेहरे हैं, क्या हाथों हाथ लेंगे और ये रथ आगे बढ़ेगा? आपको लगता है? उम्मीद तो सबको है कि ऐसा ही लगता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन बात घूम फिर कर फिर वही आती है कि अखिलेश यादव का निर्णय क्या होता है। आप हेमंत सोरेन इस गठबंधन के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ है। विधानसभा चुनाव में यदि हंग असेंबली नहीं आती है, जेडीएस के सामने किसी भी तरह से किसी भी कांग्रेस या बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने की सूरत पैदा नहीं होती है, तो जेडीएस और उसके साथ साथ हरियाणा की जो पार्टी है ओम प्रकाश चौटाला की, ये पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में इकट्ठा होंगी, ये भी करीब करीब तय लग रहा है। लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का है। तो समाजवादी पार्टी के बारे में ही अब तक बहुत सारे कंफ्यूजन है कि अखिलेश यादव अंततः निर्णय क्या लेते हैं। उनका डिसीजन किस तरह के इनपुट्स पर आधारित होता है, वो किस प्रकार के सामाजिक समीकरण को एड्रेस करते हुए नजर आते हैं। और इसी में नीतीश कुमार की भूमिका जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, देश के सबसे बड़े सूबे के परिप्रेक्ष्य में तय होनी है, नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे नीतीश कुमार चुनौती देने की स्थिति में कहीं से आते हुए दिखते हैं, तो उत्तर प्रदेश ही है। चलिए मान लिया कि अखिलेश यादव को तेजस्वी यादव खुद ही ले आते हैं साथ में, और अखिलेश यादव के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं, कि कांग्रेस जो है वो उसकी जमीन नहीं उत्तर प्रदेश में, सब जानते हैं, और बाकी अगर कोई पार्टनर है तो वो मायावती है, मायावती आती है नहीं आती है, तो ये बुआ और भतीजे को तय करना। मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ कि झारखंड जहां 14 सीटें हैं, बिहार जहां 40 सीटें हैं, 54 सीटें, 54 सीट्स, ये बहुत बड़ा चंक है 54, और यहां से पिछली बार मोदी ने स्वीप किया था। इस बार इन दोनों सूबे में मोदी की सरकार नहीं है, मोदी ना झारखंड में है, वहां भी उनके हाथ से मछली निकल गई,
और बिहार में भी हमने देखा उनके हाथ से तोते उड़े हैं। क्या बिहार और झारखंड जहां मोदी की जमीन नहीं है, यहां पर नीतीश कुमार, तेजस्वी, हेमंत सोरेन मिलकर क्या इस विजय रथ को झटका दे सकते हैं? मोदी के विजय रथ को क्या उसका पहिया निकाल के या उसकी गति पर एक हमला हो सकता है जो मोदी का रथ है जो 2024 पे बढ़ेगा? क्या बिहार में जैसे लालू ने कभी अडवाणी के रथ को रोक लिया था, क्या आपको लगता है कि मोदी के रथ को बिहार में रोका जा सकता है? फीडबैक क्या आपके पास जनता की पल्स क्या कह रही है रांची से लेकर पटना तक? मैं उस पर एक बहुत सटीक उत्तर जानना चाह रहा हूं। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है कि अडवाणी ने के रथ को लालू जी ने रोक लिया था। तो अडवाणी जी के रथ को जब लालू जी ने रोका था तब बिहार एक था, 54 में 48 सीटें जीती थी रामू वामो ने। और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें इन 54 सीटों में 51 सीटें एनडीए ने जीती थी, भाजपा प्लस ने। और अब जैसा जताया जा रहा है कि इन 54 में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सिंगल डिजिट में रहेगा। इससे आगे जाने की संभावना नहीं दिख रही है। आगे जाने की संभावना तभी हो सकती है जब जाति जनगणना के ऊपर राम मंदिर का मुद्दा हावी हो जाए, लेकिन फिलहाल ये दिखाई नहीं देता है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बात मैं दीपक जी आपको जरूर एश्योर कर सकता हूं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, जब तक सत्ता का चुंबक उनके साथ है, सत्ता का ग्लैमर उनके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक नीतीश कुमार के वोटों को बीजेपी के हिंदुत्व की लाइन पर खड़ा कर पाना बेहद मुश्किल काम है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अपरोक्ष रूप से अमित शाह ने 2018 में टीवी इंटरव्यू में कह दिया था कि बिहार में 3 बड़े राजनीतिक दल है और उनमें से 2 एक तरफ जिधर भी होते हैं चुनावी नतीजा उनके पक्ष में एक तरफा होता है। अब अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि बिहार के भीतर तो नीतीश कुमार वाकई एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को दे सकते हैं, लेकिन बिहार के बाहर, आउट ऑफ बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ क्या इम्पैक्ट होगा नीतीश कुमार का, ये एक देखने लायक होगा और ये बहुत निर्णायक होने जा रहा है। इसके अलावा इधर अमित शाह हैं, जो ताज़ी खबर मेरे पास अभी आई कुछ देर पहले, वो ये है कि अमित शाह अभी भी उन्होंने होप नहीं छोड़ा है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, इसको यूनाइटेड नहीं रहने दिया जाए। तो वो उपेंद्र कुशवाहा जो अभी उनके नए साथी हैं उसको तोड़ने में लगे हैं, कुछ एक आध और लोग जो नाराज़ हैं उनको तोड़ने में, दाना डालने में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैंने पहले भी कहा कि बिहार में वो तासीर नहीं है कि जहाँ विधायक बिक सकें, ऐसा नहीं होगा। और नीतीश कुमार की जो लीडरशिप है अपने कुनबे में, अपनी बिरादरी में, अपने पार्टी में मजबूत है, तो वो कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। बहरहाल नीतीश कुमार को वॉच करना, नीतीश कुमार को पूरे साल भर उनको देखना, उनके कदम को देखना, उनकी नज़र को देखना, उनके फैसलों को देखना, वो क्या करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है अगर हमें 2024 के फाइनल को समझना है कि क्या होने जा रहा है देश में और देश की राजनीति क्या वाकई बदलने जा रही है 2024 के बाद। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का वीडियो था और मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को शेयर करिए। इसलिए मैं कहता हूँ शेयर करने को क्योंकि गोदी मीडिया इससे उलट तस्वीर दिखाती है। वो दिखाती है कि तेजस्वी और नीतीश में लड़ाई हो चुकी है अंदर ही अंदर। वो दिखाती है कि नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं। वो दिखाती है कि मोदी जी फिर से स्वीप करने जा रहे हैं, अकेले दम पे स्वीप करने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें जहां आती हों तो एक दूसरा पक्ष आना चाहिए। यही काम है अल्टरनेट मीडिया का, यही काम है हम जैसे पत्रकारों का जो आपके हौसले से आप तक पहुंचते हैं, बोलते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए और मैं ये भी चाहूँगा कि अपने कमेंट्स और रिएक्शंस लिखिए। समय होगा ज़रूर मैं सबको पढ़ता हूँ और जवाब भी दूंगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हाँ, बीच में इतना ज़रूर कहूँगा कि बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बस फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।